पिछले कुछ महीनों से देश के कोर्ट्स में एक अजीब सी हलचल देखने को मिल रही है। ये हलचल किसी बड़े जजमेंट के लिए नहीं, बल्कि जजेस के अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर को लेकर है। याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विपुल पंचोली और उनके साथ जस्टिस आलोक आराधे ने ओथ ली। जस्टिस पंचोली, जिनकी अपॉइंटमेंट ने कोलेजियम सिस्टम पर डिबेट छेड़ दी थी, अक्टूबर 3, 2031 से मई 27, 2033 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। सीजीआई गवई लेड कोलेजियम ने उनका नाम रिकमेंड किया था, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने डिसेंट करते हुए कहा था कि जस्टिस पंचोली 57th इन सीनियरिटी हैं और उनकी अपॉइंटमेंट काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि सीनियर वुमेन जजेस जैसे सुनीता अग्रवाल, रेवती मोहिते देहरे और लीसा गिल को ओवरलुक किया गया। अब यही सेम पैटर्न हाई कोर्ट्स में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ सीनियरिटी बढ़ती जा रही है और साथ ही ट्रांसफर्स को एक पनिशमेंट का टूल देखा जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर मध्य प्रदेश, इलाहाबाद से लेकर कर्नाटका तक एक के बाद एक जुडिशियल रीशफल ने एक बड़ी डिबेट खड़ी कर दी है। क्या ये ट्रांसफर्स सच में एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी हैं या फिर पनिशमेंट ट्रांसफर्स का नया रूप बन गए हैं? लेकिन इस पूरे ट्रांसफर डिबेट का सबसे इमोशनल मोमेंट तब आया जब जस्टिस अतुल श्रीधरन ने अपना फेयरवेल स्पीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दिया। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया और उनका ट्रांसफर भी अपने आप में एक कहानी है। पहले उन्हें छत्तीसगढ़ भेजने का प्रपोजल था, पर गवर्नमेंट ने उस पर अपने कंसर्न दिखाया और कोलेजियम ने डिसीजन बदलकर उन्हें इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया। इस मूव ने लीगल सर्कल्स में सबका ध्यान खींच लिया, क्योंकि इसमें सेंटर का इंटरवेंशन क्लियरली दिख गया। अपने फेयरवेल स्पीच में जस्टिस श्रीधरन ने मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का शेर पढ़कर कोर्टरूम को एक रिफ्लेक्टिव साइलेंस में डाल दिया। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, यानी आज जो कुर्सी पर है कल नहीं होंगे। हम सब किराएदार हैं, ये मकान अपना नहीं है। जस्टिस श्रीधरन ने कहा, Transfers are an incident of service and I am excited and looking forward to serving at the Allahabad High Court, the largest high court in the country। उनके स्टेटमेंट ने दिखा दिया कि उन्होंने डिसीजन को डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट किया, पर उनके टोन में एक हल्का सा संकेत भी था कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अब इसके तुरंत बाद सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली हाई कोर्ट के आसपास हो रही है। पिछले महीने 3 नए जजेस, जस्टिस दिनेश मेहता, जस्टिस अवनीश जिंगन और जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा दिल्ली हाई कोर्ट में ज्वाइन हुए हैं। ये तीनों अलग अलग राज्यों राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा और केरला से आए हैं। साथ ही 2 सिटिंग दिल्ली जजेस, जस्टिस तारा वी गंजू और जस्टिस अरुण मोंगा को ट्रांसफर कर दिया गया, एक को कर्नाटका और दूसरे को राजस्थान। पेपर पर तो ये रूटीन ट्रांसफर्स लगते हैं, लेकिन लीगल सर्कल्स में इसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या दिल्ली हाई कोर्ट की सीनियरिटी और बैलेंस को बदला जा रहा है? आज के टाइम पर दिल्ली हाई कोर्ट के 44 जजेस में से 10 जजेस दूसरे स्टेट से हैं। इस हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट पूरे देश में सबसे ज्यादा आउटसाइड जजेस वाली कोर्ट बन गई है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय खुद इलाहाबाद से आए हैं, जस्टिस NW सांबरे बॉम्बे से और सिर्फ जस्टिस V कामेश्वर राव ही असली दिल्ली से हैं। अब तो सिचुएशन ये है कि कोर्ट के 9 डिवीजन बेंचेस में से 5 को नॉन दिल्ली जजेस हेड कर रहे हैं। ये वही वजह है कि दिल्ली के बार मेंबर्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को लिखकर अपनी चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये पैटर्न सीनियरिटी को डिस्टर्ब कर रहा है और बार एंड बेंच के बीच का नेचुरल अंडरस्टैंडिंग को भी इफेक्ट हो रहा है। एक सीनियर एडवोकेट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ट्रेडिशनली एक सेटल्ड इकोसिस्टम था। जब 10 में से 44 जजेस दूसरे स्टेट से हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम नेचुरली शिफ्ट होता है। ये रीजनलिज्म का मुद्दा नहीं, इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी का इशू है। लेकिन अब बात सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है। जस्टिस दिनेश मेहता अब दिल्ली हाई कोर्ट के 4th सीनियर मोस्ट जज बन गए हैं, जबकि जस्टिस अवनीश जिंगन 10th और जस्टिस सुधा 20th रैंक पर हैं। उनके नए रोस्टर्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। जस्टिस दिनेश मेहता अब जस्टिस विमल कुमार यादव के साथ डिवीजन बेंच 4 में सर्विस एंड आर्म फोर्सेस अपील सुनेंगे। जस्टिस जिंगन सिविल रेट पिटीशंस ऑन लैंड रिफॉर्म्स एंड सर्विस मैटर्स देखेंगे और जस्टिस सुधा लेबर एंड अपील मैटर्स हैंडल करेंगी। ये सब देखकर इंसाइडर्स कह रहे हैं कि रोस्टर एप्लीकेशंस भी अब एक सटल इंडिकेटर बन गया है कि किस पर ज्यादा ट्रस्ट है और कौन किस कैंप में फॉल करता है। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। आपको बता दूं कि जस्टिस अतुल श्रीधरन के फेयरवेल के बाद जो हुआ उसने डिबेट को और गर्म कर दिया। जबलपुर और ग्वालियर के बार एसोसिएशंस ने ओपनली अपनी नाराजगी जताई है। जबलपुर हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल ने कहा, such frequent transfers, even though guided by administrative exigencies, inevitably disrupt the continuity of justice and the building of a stable judicial environment। उन्होंने ये भी कहा, the sanctity of transfer of judges must remain free from any executive interference। Judiciary must function without fear or favor। ग्वालियर के प्रेसिडेंट पवन पाठक ने और ज्यादा सीधे शब्दों में कहा है, the repeated transfers of justice श्रीधरन are pointing to some unwanted pressure। उन्होंने ये भी कहा कि एसोसिएशन condemns such actions and stands firmly for the independence of judges। ये सब देखकर याद आता है 2017 का वक्त, जब जस्टिस जयंत पाटिल ने अपने ट्रांसफर के बाद रिजाइन कर दिया था, या फिर जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर दिल्ली से उड़ीसा के तुरंत बाद, जब उन्होंने
दिल्ली राइट्स केस में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिया था, वही पुरानी बात फिर से उठ रही है। क्या ये ट्रांसफर्स एक सटल मैसेज नहीं देते? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 124 एंड 217 जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स का लीगल बेस है और कॉलेजियम सिस्टम उन्हीं के बेसिस पर इवॉल्व हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कहता है कि ट्रांसफर इन द पब्लिक इंटरेस्ट होने चाहिए, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है ये आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। इसी डिस्क्रिशन का मिसयूज ही सबसे ज्यादा सस्पिशन पैदा करता है। एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ने एक बार कहा था, When a transfer comes as a surprise, it means someone somewhere is uncomfortable। ये लाइन अब हर हाई कोर्ट के कॉरिडोर में गूंज रही है। ट्रांसफर्स थियोरेटिकली नेशनल इंटीग्रेशन और न्यूट्रलिटी के लिए होते हैं, पर जब गवर्नमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवा लेती है तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस सवाल बन जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट की सीनियरिटी रीशफल में भी ये क्लियरली दिख रहा है। जस्टिस दिनेश मेहता के आने से कई दिल्ली बेस्ड जजेस के प्रोस्पेक्ट्स और फ्यूचर कॉलेजियम मेंबरशिप्स अफेक्ट हो गई हैं। सीनियरिटी सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होती, ये जज के करियर ट्रैजेक्टरी और एलिवेशन पोटेंशियल्स का बेस होती है। एक सीनियर काउंसिल का कहना है कॉलेजियम के डिसीजंस नॉन जस्टिसिएबल हैं, पर जब रीजनिंग पब्लिक नहीं होती, परसेप्शन अपनी कहानी लिखता है। जुडिशरी पावर से नहीं परसेप्शन से चलता है। और अब सच यही है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि लोगों का फेथ भी है कि जजेस एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस से परे हैं। जब ट्रांसफर्स ओपेक हो जाते हैं तो वो फेथ हिल जाता है। कॉलेजियम ने हमेशा सीक्रेसी को इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी का पार्ट बताया है, पर अब ये डिग्निटी और ओपेसिटी के बीच की लाइन धुंधली होती जा रही है। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी का एक नया मॉडल बनना चाहिए, जिसमें लिमिटेड रीजनिंग डिस्क्लोज की जा सके बिना किसी सेंसिटिव डिटेल के कॉम्प्रोमाइज के। यहाँ एक और कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर भी जरूरी है, आर्टिकल 50 का, जो क्लियरली कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच सेपरेशन होना चाहिए। अगर ट्रांसफर्स एग्जीक्यूटिव प्रेफरेंस के हिसाब से होने लगे तो आर्टिकल 50 सिर्फ एक डेकोरेटिव प्रिंसिपल बनकर रह जाएगा। जुडिशरी की ताकत उसके इंडिपेंडेंस में है, ना कि उसके आइसोलेशन में। जस्टिस श्रीधरन का एक और लाइन यहाँ याद रखने लायक है, that the bar is the most powerful senatorial for the bench, and I hope and pray that the relationship between the two touches the heights of cordiality and singularity of purpose। ये एक रिमाइंडर था कि बार ही जुडिशरी का रियल शील्ड है। अगर बार चुप रहा तो बेंच भी कमजोर पड़ जाएगा। ये भी सच है कि सारे ट्रांसफर्स पॉलिटिकल नहीं होते। कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस और लोकल फेमिलियरिटी को मैनेज करने के लिए जेन्युइन नेसेसिटी भी होती है। लेकिन जब एक ही जज बार बार ट्रांसफर हो और हर बार नैरेटिव अलग अलग दिया जाए तो नेसेसिटी और प्रेशर के बीच की बाउंड्री गुम हो जाती है। दिल्ली बार एसोसिएशन का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा गया लेटर इसी चीज की तरफ इशारा करता है। उसमें लिखा गया है कि ट्रांसफर्स इनएविटेबल हैं, पर उनका पैटर्न आर्बिट्ररी या पेनिटिव नहीं लगना चाहिए, क्योंकि परसेप्शन जब बिलीफ बन जाता है तो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट वापस लाना मुश्किल होता है। जजेस आते हैं, जाते हैं, बेंचेस बदलती हैं, ऑर्डर्स फाइल हो जाते हैं, लेकिन जो चीज हमेशा बनी रहती है वो है जुडिशियल डिग्निटी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये वेव ऑफ ट्रांसफर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट है, एक मौका जहां जुडिशरी को ये दिखाना होगा कि उसकी ताकत कुर्सी की परमानेंसी नहीं, बल्कि उसके प्रिंसिपल्स की परमानेंसी में है। क्या ऐसा हो पाएगा? आपको क्या लगता है?